Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohadgi with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभा। Thank you, Amit. Domestic benchmark indices plunge for the fifth consecutive day. Sensex drops almost 1,200 points. Nifty declines over 1.5%. Pre-budget consultations by Finance Minister Nirmala Sitharaman with finance ministers of various states currently underway in Jaipur. Prime Minister Jan Dhan Yojana crosses 54 crore zero-balance bank accounts. And crude oil prices slip around 1%. Brent crude trades at $72.24. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार 5वें दिन गिरावट। सेंसेक्स लगभग 1200 अंक का, निफ्टी में लगभग 1.5% की गिरावट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच जैसलमेर में बजट पूर्व चर्चा जारी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में 54 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की गिरावट। ब्रेंट क्रूड $72.24 प्रति बैरल के आसपास दर्ज। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज बड़ी गिरावट दर्ज हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की गति धीमी रहने के संकेतों से बाजार में कुल मिलाकर निराशा नजर आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 1.5% के नुकसान से 1,176 अंक गिरकर 78,041 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.5% की गिरावट से 364 अंक लुढ़ककर 23,587 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में गिरावट का दायरा ज्यादा बड़ा रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.4% और स्मॉल कैप सूचकांक 2.1% के नुकसान के साथ बंद हुए। Domestic benchmark indices, Sensex and the Nifty declined almost 1.5% today after the US Fed signaled the pace of rate cuts could be slower going ahead. At close 30 share, BSE Sensex slipped 1,176 points or 1.49% to end at 78,041. And the NSE Nifty 50 dropped 364 points or 1.52% to close at 23,587. The mid and the small cap segments suffered even deeper losses. The BSE mid cap dropped 2.43% and the small cap indices shed 2.11%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies ended lower. In the top laggards, Tech Mahindra slumped almost 4%. Mahindra & Mahindra and IndusInd Bank lost over 3.5% each. Nestle India and Titan were the only two companies that showed marginal gain. In sectoral indices at the BSE, all sectors traded in the negative territory. In the top laggards, realty slumped over 4%. Power sector lost over 3.5% and capital goods shed over 3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,950 companies declined and 1,045 companies' shares advanced, while shares of 90 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 74 companies hit their 52-week high, while shares of 70 companies hit their 52-week low. नजर डाल लेते हैं रुपए की हरकत पर। रुपए में आज सुधार का दौर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 10 पैसे की मजबूती से 85 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 108.2 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। और चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, अगर शेयर बाजार और रुपए में दोनों पे आज कुल मिला के नजर डालें, रुपए ने थोड़ी सी राहत भरी सांस दिलाई है, लेकिन बाजार लगातार 5वें दिन गोता लगा रहा है। कहां कॉन्फिडेंस या कहां ऐसी चीजें हैं जो निवेशकों में थोड़ी सी एक निराशा की भावना जगा रही है, या हमारे बाजार वाकई में इतने ऊंचे थे कि जहां पे मुनाफा वसूली करना लाजमी था?
देखिए, मैं समझता हूं कि निराशा की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं, खास करके जो यूएस की अभी पॉलिसी आई है, जो फेड रेट ने 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है, और साथ में हॉकिश जो स्टांस दिया जी। कि अगले साल में वो खाली 2 ही कट करेंगे और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी काफी स्टिकी रह सकती है इस लेवल पे जी। तो उसकी वजह से पूरे मार्केट्स में जो हमने देखा कि हाहाकार, मैं कहूंगा कि आज तो पूरा डिसलिरेट कर रही थी मार्केट्स। तो लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि जो यूएस फेड है वो ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट कट कर चुका है। इनफैक्ट अब तक और तो हमारे पूरे साल पास में एक अच्छा रूम है कि हम भी अपना एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट कट आने वाले टाइम में कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट्स को एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। जी। मार्केट्स को ही नहीं, इकोनॉमी को भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो हमें, लेकिन ये फैक्टर्स हैं, जब एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो शायद वो पैनिक सेलिंग आती है, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज बहुत ही भयानक हुई है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी जबरदस्त डिसलिरेशन हो। हाँ, ये जरूर है कि ब्लू चिप्स में उनकी ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस ज्यादा रहती है, उनके जो बाहर के जो आप समझिए कि जो कनेक्टेड रहते हैं, बिजनेसेस ज्यादातर प्रफुल्लित होते हैं उनके, जो विदेशों में जो फॉरेन कनेक्टिविटी जिसकी वजह से थोड़ा अर्निंग्स के ऊपर असर को के मद्देनजर जो है एक सेलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, और जिस तरीके से इंडिया की डिमांड है, खास करके मैं कहूंगा कि जो हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। इस साल भी हमें 7% के आसपास ग्रो करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर शर्मा, यू जस्ट सेड कि कोई भयंकर, देयर इज नथिंग ड्रास्टिक हियर, बट इफ Yes. you look at the whole week, जी। the US Fed cut the interest rates on Wednesday night, our India Wednesday night, but the whole week we have seen a total of 5%. The Sensex has dropped 5%. So, other than the fact that the last 2 days we have seen reactions, due to the decision taken by the US Fed, have there been any domestic factors that may have contributed to this downfall, this bearish stance in the markets? No, I don't see any domestic factor, because there are only 2 international factors. First is the Fed hawkish stance. Second is the deepening geopolitics. That is the I think constant in the recent years, in the last 2-3 years, that is impacting again and again, creating volatility. So because of this hawkish stance, now the bond yields are going high. That's why the volatility comes at a significant level when the bond yields are going high. So that's why markets are volatile. If you have observed in the morning, markets were extremely volatile. Yes. Markets were confused actually to take the position. But the bears dominated the markets, and there was a great sell-off. So I don't see in the coming times that will happen again, that such kind of deceleration. I believe the bullish will come forward and take the market forward to the again to those levels. चलिए डॉक्टर शर्मा, क्या बाजार की जब ये दिशा है तो शायद बहुत सारे शेयर या बहुत सारे सेक्टर अभी ऐसे होंगे जहां शायद प्राइसिंग जो है वो बहुत आकर्षक बने गए होंगे। क्या इस समय निवेश करना या कुछ स्क्रिप्ट्स में निवेश करना एक समझदारी बदा कदम हो सकता है एक आम निवेशक के लिए? देखिए, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ग्रेजुअल जो बाइंग है, एक साथ ना करें, धीरे धीरे एक साथ नहीं करें, क्योंकि मार्केट्स जिस तरीके से वॉलेटाइल हैं और आने वाले टाइम में और वॉलेटाइल रह सकती हैं, जबकि मार्केट्स में एक मोमेंटम रहेगा। आने वाले टाइम में जब हमारे जो ग्रोथ नंबर्स हैं, जब हमारी इकोनॉमी और बेटर परफॉर्म करेगी तो मार्केट्स वापस उसी लेवल पे जाएंगी। लेकिन ये जो शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी है उसको कैप्चर करने के लिए एक ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। एक ही बार नहीं कि आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो अभी आज मार्केट गिरी है तो आज ही 1 लाख रुपया हम मार्केट में डाल दें, वो आपको लॉस दे सकता है। लेकिन उसमें ग्रेजुअली एक डिप्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करते जाएं, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मौका है। इसको टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी to invest in the market, because earlier people were saying that they have not participated in the markets are going up and up, but now markets are giving a great opportunity because of factors we already know the factors. अच्छा, ये जैसे अभी सेंसेक्स तकरीबन 78,000 के आसपास है और निफ्टी तकरीबन 23,600 के आसपास कर रहा है। कुछ ऐसी शंकाएं बाजार में आती है, इस तरह की कुछ खबरें भी आती थी कि निफ्टी में अभी भी 1000
अंकों के करीब करीब उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, या सेंसेक्स अभी भी 75,000 के आसपास तक गोता लगा सकता है? कितनी आपके हिसाब से, चूंकि एक विश्लेषक के तौर पे आप कौन सा रेंज देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी का? देखिए, हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल भी है, और लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं कि जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो काफी लोग बात करते हैं कि मार्केट्स अभी 80,000 हो जाएंगी। जब मार्केट्स 85 पे थे तो बोल रहे थे 90,000 हो जाएंगी। तो जब भी मार्केट जिस भी डायरेक्शन में होती है तो लोगों का एक एंटिसिपेशन होता है कि भाई मार्केट अभी गिर के हो सकता है 75,000 आ जाए। जैसे गोल्ड के प्राइसेस में आपने देखा हो कि गोल्ड गिरना शुरू हो जाए तो कई लोग बात करते हैं कि अभी ये 40,000 हो जाए। तो इसमें जो लोगों का सेंटीमेंट है वो हमेशा एक उस चीज को देखते हैं कि जहां पे उनको अपना डर महसूस होता है कि शायद अभी यहां तक ये चीज गिर के चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट्स में जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है, लेकिन हम ग्लोबल फैक्टर्स को भी डिनाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो यूएस ने जिस तरीके से हॉकिश स्टांस लिया है उसका असर जो है शॉर्टर पीरियड में हम देख रहे हैं। वॉलेटिलिटी रहेगी और कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा डिसेलरेट होकर वहीं पे जाके रुक जाएंगे, मार्केट्स में मोमेंटम वापस आएगा। अच्छा, अभी एक आंकड़ों के बारे में भी अगर आप देखें ना, अगर आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनका कुल नेट वैल्यूज में अगर देखते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 1,374 करोड़ के आसपास नेट बायर्स रहे हैं, जबकि एफआईज जो हैं वो तकरीबन 3,600 करोड़ के आसपास नेट सेलर्स रहे हैं। तो क्या डोमेस्टिक, जैसा कि हमेशा माना जाता रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार को ऐसे क्रूशियल टाइम पे सहारा देते रहते हैं जी, इनकी भूमिका, क्योंकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी बहुत बड़ी रकम निरंतर निवेश के लिए आ रही है, ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं भारतीय बाजारों की एक तरीके से दशा को नियंत्रित करने में या संभालने में? देखिए, अभी इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो यूएस में डेवलपमेंट हुई है, जो 25 बेसिस पॉइंट का कट के बावजूद जो एक डिसेलरेशन हमने काफी बाजारों में देखी, तो उसका कारण ये है कि जब जो वैल्यूएशंस हैं, जो यहां पे इनको बॉन्ड यील्ड्स में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो मनी आउटफ्लो होता है, और खास करके जो ब्लू चिप्स हैं उनमें एफआईआई एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दे सेल इन दी ब्लू चिप कंपनीज। जो बड़े दिग्गज शेयर्स हैं उनमें काफी तेज गति से सेलिंग आती है, जो आज भी हमने देखा। कंपैरेटिवली ब्लू चिप्स में बहुत ज्यादा डिसेलरेशन रही एज कंपेयर्ड विद द मिड कैप्स। तो एक ये कारण होता है जिसकी वजह से, और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं खास करके वो मिड कैप्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है कि उनको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, उनको आने वाले टाइम में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे, उनको जो वैल्यूएशंस हैं काफी हाई रेट पे इंक्रीज हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पे एक्सपोजर ज्यादा जिस सेगमेंट का है उसी में ज्यादा सेलिंग जो या बाइंग उसमें आती है। तो आज जो है ज्यादातर देखा गया कि ब्लू चिप्स में काफी सेलिंग रही है, जिसमें एफआईआई एक्सपोजर बहुत तेज होता है। और दूसरा जो मैंने पहले आपको बताया कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके जो ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस, उनके जो व्यापार हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ज्यादा ग्लोबल लेवल पे जुड़े होते हैं। अब देखा कि यूएस के साथ जैसे हमारी आईटी कंपनीज हैं, उनका यूएस के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि डिमांड वहां से क्रिएट होती है, ज्यादातर वो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर है, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हॉकिश स्टांस लिया गया है, तो बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक पॉलिसी के साथ चलता है, बैंकिंग का अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है। बैंकिंग सेक्टर ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी, प्रेजेंट पॉलिसी एनवायरमेंट के कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, डिमांड ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी, इंटरेस्ट रेट्स कैसे रहेंगे, उसी तरीके से उनका मुनाफा और बढ़ता या कम होता है। तो यही कारण है कि ज्यादातर हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में काफी सेलिंग, या फिर वो कंपनीज जो ज्यादा ग्लोबली जुड़ी हुई। So before we move on to the next story, I just want to ask you one more question. We were talking about blue chip companies and how they have been affected the most because of this bearish stance. So would you say for a common investor who may not, this is just the right time to, go in for those blue chip stocks which they may not have been able to afford earlier? Yes, definitely, but gradually. Not in a single go, gradually. I recommend that 25% of the total money planned can be invested at this juncture. मैं फिलहाल कुछ और खबरों पे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जैसलमेर में बजट पूर्व बैठक की शुरुआत की। बैठक में बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। बैठक के बारे में जैसलमेर से आकाशवाणी संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी बता रहे हैं। हेलो जी जितेंद्र, बताइए, निर्मला सीतारमण के राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जो बैठक है उसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास?
देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर 3 दिन के दौरे पर है। आज वो जो राज्य हैं उनके वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भी आए हैं इस बैठक के अंदर, और उप मुख्यमंत्री भी हैं। इनके साथ उन्होंने मीटिंग अभी चल रही है, अंडरवे है मीटिंग। और ये प्री बजट कंसल्टेशन बजट से पहले होता है, और इसका मकसद यही है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो बजट में जिनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी क्या राय है, क्या मशवरा है, ये सब उनके साथ परामर्श किया जाता है। और देखिए, हम यहाँ पर जितने राज्य हैं वो महत्वपूर्ण अंग है पूरे देश के, तो उन राज्यों की अपनी जरूरतें होती है, अपनी कुछ मांगे होती है, और वो राज्यों को एक अवसर मिलता है कि वो वित्त मंत्री है उनके समक्ष अपनी बात को कह सकें, उनके समक्ष इस मुद्दे को रख सकें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक में जो अभी चल रही है उसमें भाग लेने के लिए गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री कोई आउटकम आपके पास आया है तो उसके बारे में कुछ जानकारी बता पाएंगे? कोई खास बात इस बारे में? देखिए, आउटकम के बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी, कभी भी ऐसा बताया नहीं जाता, क्योंकि ये बजट में ही परिलक्षित होगा कि इन बैठकों का क्या आउटकम होता है। चलिए जितेंद्र, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। वित्त मंत्री 2025-26 का केंद्रीय बजट संसद में 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। जैसलमेर में ही कल वित्त मंत्री 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। डॉक्टर शर्मा, चूंकि आप तो इंडस्ट्री बॉडी को भी बहुत नजदीक से पहचानते हैं, जानते हैं, जो उद्योग जगत है उसकी कौन सी ऐसी प्राइमरी या प्रारंभिक जरूरतें हैं या डिमांड्स हैं जो बजट में प्रस्तावित हो सकती हैं या बजट में उनके बारे में ध्यान दिया जा सकता है? देखिए, जो उद्योग जगत है उसके लिए सबसे जो बड़ा पहलू है वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे कि जो उनकी कॉस्ट है, खास करके जो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको रेशनल करने की सबसे बड़ी बात वो बताते हैं कि कई बार जो इन्वर्टर ड्यूटी है हमारे जो डोमेस्टिकली उन चीज़ों को जब इंपोर्ट किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कई बार ड्यूटीज कम होती हैं, रॉ मटेरियल पे ज़्यादा होती है। तो ऐसी जो पैरिटीज हैं सबसे पहले उनको दूर करके एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए जिससे कि उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो एड्रेस हो, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो समानांतर हो। तो एक ये सबसे बड़ा पहलू है। और दूसरा जो फाइनेंसेस की बात है, खास करके वो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंडर आती है, आरबीआई के अंडर आती है, कि जो एमएसएमईज हैं उनको काफी फैसिलिटेशन मिली है पिछले कुछ वर्षों में। आने वाले टाइम में अब जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाई है तो कुछ रिलीफ उनको किसी पैमाने के मद्देनजर कोई एक ऐसी स्कीम में जिसमें कि थोड़ा सा सबवेंशन हो का 1% या 2% का सबवेंशन उनको जो इंटरेस्ट रेट्स में मिले तो उससे उनका काफी कार्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे उनकी मानना है कि उनको एक रिलीफ मिलेगा जो हाई इंटरेस्ट, उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। तो ऐसे पहलू जो है वो ऐसे किए जा सकते हैं। और तीसरा जो है एक बहुत बड़ी चीज जो टैक्सेस हैं, सरकार ने बहुत रिफॉर्म्स की। अभी जो इफेक्टिव टैक्स है जो वो 25% है जो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, न्यूर के ऊपर 17% आता है इफेक्टिव, जो पहले 30% से भी ऊपर होता था। 32-33 जो इफेक्टिव रेट था वो 33-34% तक चला जाता था। तो उसमें उनका मानना है कि जो एमएसएमईज हैं उनमें ज्यादातर जो कंपनीज हैं एलएलपी करके हैं, तो उनके लिए ये सुविधा नहीं है, उनको अभी भी बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो जो पीक टैक्स रेट है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेस हो या एमएसएमईज हो, कोई भी हो, उनके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि 25% से ऊपर का जो टैक्स है, पीक टैक्स रेट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ा सुधार जी, शायद उसके लिए आशा की जा सकती है। दैट इज द एक्चुअली सबमिशन बाय the industry. Yeah, so like I said, and we will see what actually happens and how the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman incorporates all these suggestions in the budget when she presents it in February next year. Moving on, Union Minister of State for Health and Family Welfare Pratap Rao Jadhav has said that India's UPI payment system has become a global revolution in digital payment. He added that in the last month, UPI transactions worth 21.55 lakh crore rupees were processed. Mr. Jadhav made these remarks while interacting with the media about the Jan Dhan, Aadhaar and Mobile Jam Trinity in New Delhi today. The minister highlighted that a revolutionary initiative UPI has been adopted across various countries including France, UAE, Singapore and Bhutan.
कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 54 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच नहीं थी वे अब देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि जनधन खातों की कुल संख्या के 55% बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जबकि योजना के 66% लाभार्थी समाज के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र से हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज सरकार और लाभार्थियों के बीच कोई बिचौलिया नहीं है और नागरिकों को सरकार से सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि अब तक लगभग 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लगभग 8 करोड़ 39 लाख नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। Dr. Sharma, whether it is the PM Jan Dhan Yojana or like I just read the story about India's UPI payment system, the digital revolution in India has, brought a vast change in the financial landscape of the country. How has it, how has it worked towards financial inclusivity of the marginalized, of the last people who were the last mile people? Yes, that has created a great resilience of the Indian economy, I would say, particularly during the coronavirus period, because we were not able to provide the direct benefit to the masses, to the marginalized. But this digital system helped us a lot to reach the last mile people. So that is a great development, I would say, that created the great resilience of the Indian economy, and that's why we are growing significantly, more than 8% on an average during the last 3 years. And we are the fastest moving economy. So digital revolution is a great game changer development, historic development in the economic history of India. I would say this will help a lot in the coming times also, as we are a large agrarian economy, and we have to provide so many benefits to the many segments of the society. So this will help us to reach those people and to strengthen them and to participate more in the India's growth system. भारत में जो डिजिटल ये क्रांति आई है, जिसमें मोबाइल नेटवर्क, जनधन बैंक खाते और साथ साथ उनको आधार से जो उनका लिंक करना है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि कोरोना के समय, आपदा के समय एक बहुत बड़ा इन्होंने इसको अवसर के तौर पे काम किया। और भारत ही नहीं, यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके बारे में, जिसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। और इस कारण ही शायद भारत ही नहीं, जो बहुत सारे देश हैं, यूएई है, जैसा कि अनुमा ने बताया, यूएई है, फ्रांस है, भूटान है, सिंगापुर है, वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या भारत इस माध्यम से एक विश्व को एक अग्रणी या एक मार्गदर्शक के तौर पे अपनी भूमिका निभा रहा है? और इसकी वजह से जो क्रांति आई है, कहाँ ये जहां तो ये माना जाता था कि भारत में चूंकि शैक्षणिक योग्यता उतनी नहीं है और भारत के आम ग्रामीण क्षेत्र के, अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोग इस चीज को उतना आसानी से अपना नहीं पाएंगे, और क्योंकि विदेशों में तो कार्ड का स्वाइप कार्ड करना या इस तरह से क्रेडिट डेबिट कार्ड की भूमिका चलती थी, इसने किस तरह के भारत के जनमानस को बदला है? देखिए, जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं और खास करके जो ग्रोथ में गति आई, तो वर्ल्ड में हम खाली ग्रोथ लीडर नहीं है, अभी हम एक थॉट लीडर भी हैं। वो हमने G20 में भी देखा लास्ट ईयर, जब हमारे देश में G20 कार्यक्रम हुआ, कि हम एक ग्रोथ लीडर के तौर पे उभरे। हमने जो कहा, हमने जो भी सोच दी, हमने जो अपनी पॉलिसी एनवायरनमेंट दिया, उसको सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। तो जो ग्रोथ है, जो आपका एक पॉलिसी एनवायरनमेंट है, जो वो इंटैक्ट होता है, वो एफिशिएंसी लेके आता है, तो देन द पीपल आल्सो फॉलो यू टू अडॉप्ट योर मॉडल। अभी भारत का जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है, खास करके जो हमारी पॉलिसीज हैं, डिजिटलाइजेशन है, हमारी गति शक्ति जो है, उसको लोग बाहर के विदेशों में सराहा जाता है कि किस तरीके से हमने इतने मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पुश दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पुश दिया, जिससे पहले के बहुत मुश्किल होता था, आपस में डिपार्टमेंट्स में समन्वय की कमी हो जाती थी, जिस वजह से योजनाएं लटक जाती थी। तो मैं ये कहूंगा कि जो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, अब कोरोना के टाइम पे जो हमने जिक्र किया है, अगर उस टाइम पे डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई भी अब बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई बैंक में नहीं जा पा रहा है, कोई कैसे उनको पैसा दिया जाएगा। तो जैसे मैं खुद देख रहा था टीवी में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि आज किसानों के लिए इतना पैसा जो है डिसबर्स किया जा रहा है, तो शाम को वो पैसा उनके खातों में चला गया। फिर कितनी दूरी थी, खाली जाके एटीएम से निकालना था। तो ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो एक कनेक्टिविटी है, जो एक संचार का माध्यम जो बना,
जो डिसेमिनेशन का एक माध्यम बना वो बहुत ही सराहनीय है। तो अगर उस टाइम पे ये नहीं हो पाता तो हमारी डिमांड, जो हमारा जीडीपी था, बहुत ज्यादा डिसेलरेट हो सकता। Dr. Sharma, but while we're talking about schemes such as the Jan Dhan Yojana or even mobile telephony or UPI, which is expanding the financial inclusivity, but there is also the fact that with this digitalization, there's also increasing instances of fraud. So would you say that financial inclusivity is fine, but there is a big need for financial literacy in the country still? Yes, that is needed. More awareness is needed, particularly at the block level, at the tahsil level, at the village level. Awareness programs are needed to be to make them aware about the misuse of such digital systems through the mobile phone, or there are so many frauds. And I see so many recent developments, like there are some awareness programs digitally on mobiles or on TV channels that they must be aware about the phone calls, international phone calls. All this is happening. अभी फिलहाल तो अभी 2 दिन पहले मैंने भी ये गौर किया कि आप अगर मोबाइल से किसी के नंबर को डायल करते हैं तो कई बार, खासतौर पे अगर आप सरकारी विभाग से संबंधित नंबर डायल करते हैं तो आपको प्री रिकॉर्डेड एक वो लाइन सुनाई पड़ती है कि इस तरह की कॉल आती हैं जो फ्रॉड हो सकती हैं। तो ये अवेयरनेस फैलाने का, जागरूकता फैलाने का एक बहुत बड़ा काम भी हो सकता है, और उसका अभियान अभी भी चल रहा है, बहुत तेज गति से चला हुआ है। मैंने खुद अटेंड किए हैं, आरबीआई ने पीछे अभियान चलाया तो मैंने खुद उसमें अटेंड किया। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे डिजिटल जो प्रणाली है उसको और सुदृढ़ करने के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं। नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पर। एशिया बाजारों में आमतौर पर गिरावट रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक लगभग 1%, जापान का निक्केई भी 0.3% और हांगकांग का हैंगसेंग, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक दोनों में 0.1% तक की गिरावट रही। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में मंदी नजर आई। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.2% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US markets, US stocks ended flat yesterday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both fell 0.1% each, while the Dow Jones Industrial Average was up 0.1%. Moving on to commodities, crude oil prices declined more than 1% today. Brent crude was trading at $72.24 per barrel. WTI crude also slipped to trade at $68.94 per barrel, according to the latest reports. Dr. Sharma, very quick comment. You were mentioning the geopolitical scene earlier on in the program. Are we going to see, the volatility in oil prices till the time the geopolitical situation, such as it is at present, continues? Yes, that is favorable for us because now the US has taken the hawkish stance and crude prices are decelerating significantly. So that will provide a great room to the RBI if the inflation again comes down. So because the fuel price is also one of the main ingredient of our inflation. Yes. So that with this deceleration in fuel prices, the inflation is coming down. That is a positive for India's economy, and that can give a great strength to Reserve Bank of India to reduce the repo rate. नजर डाल लेते सराफा बाजार पे। सराफा बाजार में आज सोना बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। सोना 24 कैरेट सोना मामूली बढ़त से 75,890 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.4% की गिरावट से 86,840 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। और वैश्विक बाजारों में सोना $2,610 प्रति ऑन्स के स्तर पर नजर आया, जबकि चांदी कुछ गिरावट से $29.50 प्रति ऑन्स के स्तर पर दर्ज हुई। सोना और चांदी समय की तो बाध्यता है, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, इतना ऊंचाई के बाद एक तो कहानी ये भी मानी जा रही थी कि चांदी तकरीबन $35 के आसपास दर्ज हो जाएगी और सोना भी कुछ कर लेगा। शायद कुछ अगर डालें नजर कि सोने चांदी में कितनी चमक। जो अभी यूएस के पॉलिसी से डॉलर को स्ट्रेंथ मिली है तो उसकी वजह से थोड़ा कमोडिटी डिसेलरेशन हमने देखा है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है। आने वाले टाइम में जो ये एक सेटलमेंट आप समझिए जो फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रही है, मार्केट्स अपने एक नॉर्मल कोर्स में आएंगी। आप देखेंगे कि जनवरी में मार्केट्स विल अगेन बी इन देयर नॉर्मल कोर्स। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण बातें सरल शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic benchmark indices plunge for the fifth consecutive day. Sensex drops almost 1,200 points. Nifty declines over 1.5%. Pre-budget consultations by Finance Minister Nirmala Sitharaman
on with finance ministers of various states underway in Jaisalmer. Prime Minister Jan Dhan Yojana crosses 54 crore zero balance bank accounts, and crude oil prices slip around 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, namaskar. Market Mantra.